started with the MTP number 1 CA Inter Law for the May 26 examinations. ओके तो चलते हैं हम केस सिनेरियो नंबर 1 के पास एंड केस को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को डील करते हैं. तो पहला क्वेश्चन आता है मेरे पास में. सुर संगम स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड was incorporated on 5 of October 2025. Immediately after the incorporation, Aditya informed the registrar about the location of the registered office of the company. By which of the following dates must the company verify its registered office with the registrar? तो कंपनी को कब तक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग कर देना होता है. तो कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन बता देना होता है. तो इसकी इनकॉर्पोरेशन हुई थी 5/10/2025 को. इससे अगर मैं प्लस करूँ 30 डेज तो विच डेट आई गॉट 4th of November. ठीक है ना. ओके, सेक्शन नंबर 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज आदित्य obtained an approval of the name Sur Sangam Studios Private Limited from the Registrar of Companies on 3rd of October 2025 for incorporating a new company. By which of the following dates will such approved name remain reserved by the registrar in the first instance, within which incorporation application must be filed? अच्छा सुनना, सुर संगम स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड, इसका नेम का अप्रूवल 3rd of October को चाहिए. मतलब एक तरीके से बोलूँ तो मैंने रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन डाल दी थी 3rd of October को, इनकॉर्पोरेट करा था न्यू कंपनी को. तो कब तक जो मेरा रजिस्ट्रार है इस नेम को रिजर्व करके रखेगा? कब तक रजिस्ट्रार इस नेम को रिजर्व करके रखेगा? तो रजिस्ट्रार में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी रिजर्व द नेम ऑफ द कंपनी. अगर ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के इसमें सबसे पहले 20 डेज तक रखेगा. अगर हम इसको 1000 रुपये देंगे तो ये फर्दर 20 डेज तक और रिजर्व करके रखेगा. एंड फर्दर 1000 पे 20 डेज के लिए अगर हम एक ही बारे में 2000 दे देंगे तो प्लस 40 डेज का हमको एक्सटेंशन मिल जाएगा. लेकिन अगर ये कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो फिर प्लस 60 डेज में आपको रिजर्व मिलते हैं नेम एंड फर्दर एक्सटेंशन नॉट अवेलेबल. एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं होता है. 60 डेज तक आपका नेम जो है वो रिजर्व रहता है मगर आपको फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलता है. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3rd of October है. यहाँ पे कुछ बताया नहीं कि फ़ीस की पेमेंट करी है कि नहीं करी है, तो हम मानेंगे कि नहीं करी है. तो यहाँ से प्लस 20 डेज इतने तक ही हो सकता है बस. दैट इज 23rd of October. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एज द सेवरल रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस आर अवेलेबल टू द स्मॉल कंपनी. अच्छा, सबसे पहली बात तो स्मॉल कंपनी की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये आपके पास में एप्लीकेबल है मई 26 एग्जामिनेशंस के लिए. एंड वही अगर ये September 26 के एग्जामिनेशंस के लिए कोई भी दिख रहा होगा तो उसके लिए ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है. इनफैक्ट उनके लिए है पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 crores एंड टर्न ओवर नॉट एक्सीडिंग 100 crores. पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 crores, टर्न ओवर नॉट एक्सीडिंग 100 crores. आई रिपीट, मई 26 के लिए अगर कोई बच्चा देख रहा है जिसके लिए MTP आई है मई 26 के लिए, तो पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 crores एंड टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड 40 crore, it is applicable. But for the September 26 that paid up share capital not exceeding 10 crores, turnover not exceeding 100 crores, ये applicable है. ठीक है ना. ठीक है. तो आदित्य wishes to know whether the Sur Sangam Studios Private Limited can be treated as a small company. तो देखते हैं, इसके लिए हमें केस देखना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखते हैं. तो ये सब नेम वाली बातें हैं. इसके बाद हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है, सुर संगम स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट करवाया गया था. एंड इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो ऑथोराइज पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी की वो कितनी है, वो है 2 CR. और मुझे दिख रहा है कि 2 CR इज लेस देन द 4 crore, तो दैट इज नॉट एक्सीडिंग 4 crores. तो येस, पेड अप शेयर कैपिटल के हिसाब से तो हम इसको स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर के बारे में कुछ भी नहीं बताया. हाँ, जो स्मॉल कंपनी है वो किसी भी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए. सेक्शन नंबर 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए. एंड एक और कंडीशन है कि ये रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, किसी भी स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना. अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो येस, स्मॉल कंपनी मान लिया जाएगा. तो सुर संगम प्राइवेट लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल कंपनी इफ the prescribed limits of the paid up share capital and the turnover not exceeding and the company is not covered
अंडर द एक्सक्लूडेड कैटेगरीज। एक्सक्लूडेड कैटेगरीज दैट इज हमारे पास में 3 कैटेगरीज हैं। इट इज होल्डिंग ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, इट शैल नॉट बी द होल्डिंग और द सब्सिडरी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट अ सेक्शन 8 कंपनी, इट इज नॉट गवर्न बाय एनी अदर स्पेशल एक्ट। ठीक है, अ कंपनी शैल नॉट बी ए स्मॉल कंपनी। अगर वो ये 3 काम कर देती है तो हम इसको स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। क्या अगर ये होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, या फिर ये सेक्शन 8 कंपनी, या फिर ये किसी और एक स्पेशल एक्ट के तौर पे गवर्न की जाती है। ठीक है ना। और पहले वाला तो बिल्कुल ही अलग बोल रहा है, ये जो पहले वाला है ना, ये कह रहे हैं डिड नॉट इनकॉर्पोरेशन, ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं कि कैटेगराइज नहीं कर रहे, ये सब पॉइंट्स हमने पढ़े ही नहीं, लेकिन हमने ये जरूर पढ़ा था कि पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर एक्सीड नहीं करनी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से। ठीक है ना। ना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ द सूर संगम प्राइवेट लिमिटेड टू इंक्लूड proposes to induct additional investors in the future। अच्छा, पहले बात तो ये कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी, तो कितना मैक्सिमम नंबर हो सकता है प्राइवेट कंपनी के केस में? प्राइवेट कंपनी के केस में तो 200 पढ़ा था हमने, तो यस दिस इज द करेक्ट आंसर। द सूर संगम स्टूडियो शिफ्ट रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम सिटी अप्रूवल। अच्छा ठीक है, ये विद इन द सेम सिटी है। ठीक है, विद इन द सेम सिटी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन ये क्या देता, नॉट विद इन द सेम सिटी, तब एसआर पास करना पड़ता, तब एसआर पास करना पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि इसने कह दिया सेम सिटी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लेंगे और काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉट भी कह सकते हैं, नॉट विद इन द सेम सिटी, तो वहाँ पे हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम केस पढ़ने से पहले नीचे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दिख रहा है एलएलपी से रिलेटेड है, चलते हैं नीचे। कहते हैं कि कैन पार्टनर ए लीगली ट्रांसफर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू द मिस्टर एक्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई पार्टनर है एलएलपी में और ये मिस्टर एक्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करना चाहता है। हाँ कर सकता है, अगर एलएलपी के एग्रीमेंट में लिखा है सिर्फ तभी कर सकता है। तो यस, पार्टनर ए कैन ट्रांसफर द देयर शेयर इंटायरली इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी का एग्रीमेंट परमिट करता है तो बिंदास ट्रांसफर करो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, does the transfer of the partner A share to the Mr. X result in the dissolution। क्या इसने जो ट्रांसफर करा था पार्टनर ए ने मिस्टर एक्स को प्रॉफिट या लॉस में शेयर, क्या ये डिसोल्यूशन हो जाएगा इसकी मदद से एलएलपी का? नहीं 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 होगा, क्योंकि ये बात तो एग्रीमेंट में लिखी ही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8। डज मिस्टर एक्स gain any right to participate in the DEF LLP management or access मिस्टर एक्स जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा, ये मुझे दिख रहा है कि जो पार्टनर नंबर ए था उसने अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो थे मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर रहे थे। अब बताओ क्या ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं कर सकता, अनलेस एंड अदरवाइज एक्सप्रेसली अलाउड इन द एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एलएलपी के एग्रीमेंट में हो सकता नहीं लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं केस नंबर 3 के पास, एंड इसके पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो केस के पास चलेंगे। ठीक है ना। फॉर द पर्पस ऑफ द कल्चरल टूर्स अप्रूवल ऑफ द विच मिनिस्ट्री, तो हमें किस मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए रहेगा कल्चरल टूर्स के लिए? तो कल्चरल टूर्स के लिए शेड्यूल नंबर 2 आप पढ़ेंगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस का, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का अप्रूवल रहता है, जहाँ पे हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ द एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, they are saying for availing the foreign exchange for studying abroad। yes, you want to study the abroad, बिंदास पढ़ो। जो स्केड्यूल नंबर 3 है उसने बोला था अगर आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हो, वैसे तो जो आरबीआई की लिमिट है वो 2,50,000 की है, लेकिन अगर आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हो और अगर आप 2,50,000 ज़्यादा का भी बाहर रेमिटेंस लेना चाहते हो फॉरेन में, तो आप ले सकते हैं। बस आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेट आरबीआई के पास सबमिट करना पड़ेगा। एंड अगर मेडिकल का पर्पस होता है तो वही हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट आपको, और जो मेडिकल की फीस लगेगी उसका सर्टिफिकेट आपको आरबीआई के पास सबमिट करना पड़ेगा। तब आप बिंदास 2,50,000 ज़्यादा का पैसा भी रेमिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 2,25,000 का कर रहे हैं तो फ्रीली कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द आरबीआई। यस, तो ये ना डू नॉट रिक्वायर द परमिशन ऑफ द आरबीआई, यहाँ पे कह रहे हैं रिक्वायर द परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोहिबिट तो नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है द रेमिटेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर अरेंजिंग द कल्चरल टूर। अगर हम स्टूडेंट्स के लिए कल्चरल टूर को अरेंज करते हैं तो पहली बात तो ये है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। ये तो पक्की बात है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस है, मगर क्या ये प्रोहिबिटेड है या फिर अप्रूवल लगेगा या फिर आरबीआई की लिमिट के अंतर में आता है? तो ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस है और ये शेड्यूल नंबर 2 वही सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ पे अप्रूवल लगेगा। ठीक है ना। आ जाओ, इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज है। According to the provisions of the Companies Act 2013, by what date
शुड द कंपनी सबमिट द एनुअल जनरल मीटिंग रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। कंसिडरिंग द डेट ऑफ द एजीएम इज 25 ऑफ मई, मान लो 25 ऑफ मई इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि 25 ऑफ मई है 2024 एजीएम की डेट है 25 ऑफ मई 2024। तो अब बताओ कि अब मेरे को कब तक सबमिट करनी होती है एजीएम की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास। तो मुझे रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज में सबमिट करनी होती है। विद इन 30 डेज आया तो फिर कौन सा आ गया 24 ऑफ जून 2024, 24 ऑफ जून 2024, ठीक है ना। एक और आ सकता है, जैसे इसमें जैसे आपसे एजीएम की रिपोर्ट पूछी है ना कि एजीएम की रिपोर्ट हमें कब तक सबमिट करनी होती है। एक आ सकता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो कि मैंने अडॉप्ट करे थे फाइनेंस एजीएम में, उसको मेरे को कब तक सबमिट करना होता है। तो मान लेते हैं ड्यूली अडॉप्टेड थे इन द एजीएम, मान लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्यूली अडॉप्टेड इन द एजीएम। अब बताओ मुझे इसको कब फाइल करना होगा, विद इन 30 डेज ऑफ द एजीएम मेरे को आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नॉट ड्यूली अडॉप्टेड होते हैं, अगर यहाँ पे होता है नॉट ड्यूली अडॉप्टेड एट द एजीएम, तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एजीएम, और उसके अंदर मान लो कि एडजर्न मीटिंग में होता तो एडजर्न मीटिंग से 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एजीएम एंड टेक देम एज प्रोविजनल, ठीक है ना। और एक और केस आ सकता है हाँ कि एजीएम हेल्ड नहीं हुई तो लास्ट डेट फ्रॉम द एजीएम इज ऑट टू हैव बीन हेल्ड, उससे विद इन 30 डेज में आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओपीसी का केस है, ओपीसी में तो एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं होती, तो 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी के पास सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है ना। यस, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे पास में राइज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहीं ना कहीं मुझसे मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहा है एंड रिलेटिंग टू द अनरजिस्टर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, एंड रिलेटिंग टू द अनरजिस्टर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। देखते हैं, तो यहाँ पे कहता है बेस्ट लिमिटेड initially created a charge in the favor of the LKG Bank for the financial facility. This charge was duly registered. A few months later, LKG Bank enhanced the credit facility by an additional 40 crores due to an oversight. यहाँ पे modification हो रहा है, दिख रहा है ना। Best Limited failed to register the modification of charge to the original charge with the register of companies. अच्छा, अब कंपनी ने सोचा चलो अब जाकर के इसको हम रजिस्टर करा देते हैं, तो क्या कंपनी को स्टेप लेना पड़ेगा जिसकी वजह से वो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर करवा पाए। तो पहली बात तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन मार दो इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। ये आप देखोगे मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बता भी रखा है, पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफ चैप्टर का चार्जेस का मैंने अलग अलग सेक्शन बना के वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दो क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे पास में 14 एंड 15, ठीक है। ठीक है, कह रहा है एज पर द जनरल क्लॉसेज एक्ट 1897 हाउ शुड द डिस्टेंस कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कैसे होता है, डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन on a horizontal plane। डिस्टेंस हमें जब भी मेजर करना है तो हमें डिस्टेंस को मेजर करना है स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर एबीसी कंपनी ने ऑपरेट करती है फैक्ट्री नियर अ रिवर, और यहाँ पे ना फैक्ट्री को कहते हैं कि 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रिवर है, एंड द एनवायरमेंटल एजेंसी क्लेम्स दैट एबीसी फैक्ट्री ओनली 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रिवर। ये तो बेकार की बहस कर रहे हैं, क्योंकि जो एबीसी लिमिटेड का 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बैठता है बेस्ड ऑन द रोड, तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एबीसी लिमिटेड आर्ग्यू दैट द डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर बेस्ड ऑन द रोड, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे ही डिस्टेंस को मेजर करना होता है। बाकी आप देखना चाहो तो सेक्शन नंबर 11 देख लेना, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का, ठीक है ना। तो हमें रोड के थ्रू मेजर करना होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। जब भी हमारा एओए अमेंड होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड होता है, तो वहाँ पे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन पास करवाना पड़ता है। और जब भी हमें एंट्रेंचमेंट प्रोविजन पास कराना होता है तो देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है, मे बी पब्लिक कंपनी हो सकती है और मे बी प्राइवेट कंपनी हो सकती है। अगर पब्लिक कंपनी है तो यहाँ पे एसआर पास करवा के आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को पास करा सकते हैं, एंड अगर प्राइवेट कंपनी है तो कंसेंट ऑफ ऑल दी मेंबर्स लगता है, यहाँ पे कंसेंट लगता है ऑल दी मेंबर्स। तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड सोच के मत दिखाना कि पब्लिक कंपनी, आगे पढ़ लेना, एंड एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी है तो कंसेंट ऑफ दी ऑल दी मेंबर्स इज बीइंग रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे आपका एमसीक्यू खत्म होता है।
MTP1CA इंटर लॉ फॉर दी मई 26 एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। तो देख रहे 15 मिनट्स में हमने 15 क्वेश्चन MCQ के कवर कर दिए, वो भी डिस्कशन करते हुए। तो आप 15 मिनट से भी कम में एग्जामिनेशन में कर लोगे। केस मत पढ़ना, सीधे पहले आंसर्स पढ़ना, आप डायरेक्टली इसको कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।